नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। साथियों, कल हमने जो है राष्ट्रीय आय मापन की एक विधि का अध्ययन किया था। आज बची हुई दो और फिर क्या चुनौतियां आती हैं वो, और इस सेगमेंट से क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है वो, ये दो तीन चीजें आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलेंगे। सेकंड मेथड है आय विधि, यानी इनकम मेथड। इनकम मेथड इनकम मेथड इनकम मेथड के द्वारा आय को कैसे काउंट किया जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर सभी की इनकम को कैलकुलेट करके देखा जाएगा, तो ये राष्ट्रीय आय विधि हमारी बन जाएगी। सभी लोगों की इनकम को कैलकुलेट यदि हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? राष्ट्रीय आय विधि बन जाएगी। यानी यदि मैं आपसे कहूं कि राष्ट्रीय आय गणना की इस विधि में राष्ट्रीय आय गणना की इस विधि के अनुसार वर्ष भर या सामान्यतः वर्ष भर की जो अवधि होती है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय गणना की इस विधि में सामान्यतः एक वर्ष या 1 अप्रैल से 31 मार्च में सभी उत्पादक साधनों, यानी जितने भी प्रोडक्टिव मेथड थे या प्रोडक्टिव फैक्टर्स थे के द्वारा अपनी सेवाओं के माध्यम से अर्जित आय को जोड़कर अर्जित आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। बात हुई, समझ में आई? अब जैसे कल हमने पढ़ा था कि चरणबद्ध प्रक्रिया है भाई, इसी तरीके से इसके अंदर भी कई चरण हैं। एक है प्रथम चरण। प्रथम चरण यानी सबसे पहले मूल्य विधि के समान ही, मूल्य विधि यानी उसके समान ही सभी जो भी उत्पादक गतिविधियां हो रही हैं। बच्चे समझ में आ रही है बात? एक बार हाँ ना में बताया करें। सबसे पहले मूल्य विधि के समान ही सभी उत्पादक इकाइयों, यानी जितनी भी प्रोडक्टिव यूनिट हैं, सभी उत्पादक, देखो विषय कोई भी टफ नहीं होता, विषय की मांग होती है, हर एक विषय की मांग होती है। तो यहाँ पर इकोनॉमी की भी एक डिमांड है, इसकी इकोनॉमिक्स की भी एक डिमांड है, इसकी भी एक मांग है। सबसे गजब बात यह है कि आपका जीएस में भी आएगा। ठीक है जी, और ये आपका ऑप्शनल में भी आएगा, राइट?
तो इनकम मेथड क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी विल कैलकुलेट ऑल द प्रोडक्टिव फैक्टर्स या ऑल द प्रोडक्शन, और क्योंकि कोई व्यक्ति कहीं प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे इनकम मिल रही होगी उसकी, है ना? तो वी विल कैलकुलेट ऑल द इनकम्स ऑफ ऑल, जितने भी हमारे उत्पादक इकाइयां हैं। यानी हमारे पास में मान लिया 1,000 इंडस्ट्री हैं, 1,000 खेत हैं, 1,000 जो है सर्विस सेक्टर में वो हैं। तो यानी हम इन इकाइयों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में क्या करते हैं? बांट देते हैं। ठीक है, बांट देते हैं। सोनी जी, मुझे किसी ने बताया कि आप उसमें अपडेट कर सकते हो, तो आप अपडेट कर दीजिए, नहीं तो अब जो हो गया है ओटीआर में उसे रहने दीजिए। ठीक है, जिससे मैंने पूछा उन्होंने कहा कि भैया जो स्टेटस ओटीआर में हो गया है, यदि ओटीआर एडिट करने की सुविधा है तो उसे एडिट कर दें आप, और यदि नहीं है तो आपने जो डाला था उसी को रहने दें। ठीक, प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में क्या होगा? बांटा जाता है, बांटा जाता है। द्वितीय चरण, सेकंड फेज। प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में, यानी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ईच एंड एवरी इंडस्ट्रियल सेक्टर, निम्न उत्पादक इकाइयां वहां पर होती है। जरूरी नहीं कि एक ही हो। निम्न उत्पादक इकाइयां, निम्न उत्पादक इकाइयों के द्वारा इकाइयों के द्वारा खर्च की गई साधन आय के जो पेमेंट गई है, क्योंकि इन्होंने जितने इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं तो उन इंडस्ट्रियल वर्कर को सैलरी मिली होगी, तो क्यों ना हम यहीं से गिनवा लें कि भाई तुमने किस इंडस्ट्री के अंतर्गत तुमने कितना पैसा किसी को दिया है, कितनी सैलरी तुमने किसी को दी है। ठीक है जी, तो यहां पर साधन आय के भुगतान, ठीक है, मैं आपका ये नोट कर लेती हूँ और किसी और से भी पूछ लेती हूँ। ठीक है, डन। ठीक है, द्वारा खर्च की गई साधन आय के भुगतान का आकलन किया जाता है। इसमें कौन कौन से होंगे जो मैंने निम्नलिखित लिखा है, आप इसे चाहे तो अगर लिखित लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ये आगे लिखूंगी कि कौन कौन से सेगमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं। एक हो सकता है जी कर्मचारियों को दिया गया पारितोषिक या
कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक, उनके परिश्रम के लिए दिया गया पारिश्रमिक, कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक। दूसरा, इन्होंने भूमि के बदले लगान आदि भी दिया होगा, ये किसी की इनकम बना होगा। जहाँ से इन्होंने पूंजी ली होगी वहाँ पर इन्होंने ब्याज दिया होगा, ये भी किसी की इनकम बना होगा। और जहाँ कोई एंटरप्रेन्योरशिप काम कर रही होगी वहाँ इन्हें बेनिफिट हुआ होगा, यानी लाभ भी मिला होगा। और जो अपना ही उद्यम चला रहे हैं, स्वनियोजित जो लोग हैं, स्वनियोजितों की मिश्रित आय, स्वनियोजितों की मिश्रित आय। ठीक है जी, ये हो गई यहाँ पर 3 चीजें, 4-5 चीजें हो गई, है ना। ये क्या होंगी आपकी, ये यहाँ पर क्योंकि कर्मचारियों को जो इंडस्ट्री है वो पैसा दे रही है, उनको सैलरी दे रही है, तो वो सैलरी लगान किसके बदले मिला, या किराया आप कह सकते हैं, ब्याज यहाँ पर पूंजी आपने जिसको दी होगी उसे ब्याज भी दोगे, लाभ, या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी जो मिक्स्ड इनकम होगी वो। ये यहाँ पर चीजें हो गई। ये किसके लिए हो गई जी, दूसरे चरण के लिए। अब यहीं पर आपका तृतीय चरण आ जाएगा। तृतीय चरण, थर्ड जो इसमें फेज आएगा, थर्ड चरण, तृतीय चरण। तृतीय चरण यानी साधन लागत पर, साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए सभी औद्योगिक क्षेत्रों को, सभी औद्योगिक क्षेत्रों को, सभी औद्योगिक क्षेत्रों के साधन भुगतानों का योग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा चतुर्थ चरण, चौथा चरण, फोर्थ फेज या स्टेज। साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर, साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मंडे वाली क्लास में पूरा जीडीपी जीएनपी इनको समझेंगे, है ना। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जोड़कर, एक मिनट, साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद में है ना, में विदेशी या विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय, निवल साधन आय को जोड़कर, निवल साधन आय को जोड़कर साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय
उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ठीक है भाई, ठीक है जी, आ रही बात समझ में? बता देंगे एक बार सभी अब साथी, आ रही बात समझ में? पीडीएफ से पढ़ा दूं? ठीक है बच्चे, ओके ओके। नेक्स्ट क्लास मंडे वाली पीडीएफ से ही करा देंगे, जल्दी भी हो जाएगा, थोड़ा सा बाइलिंगुअल भी हो जाएगा। जैसे प्रियंका जी हैं, उनको हिंदी का शायद से समस्या होता है। ठीक है, मैं मंडे वाली क्लास में पीडीएफ से पढ़ा दूंगी। ठीक है, डन। चलो अभी तो फिलहाल ये लिख लो आप। चलो डन, आगे। अब ये जो आय विधि है, इसमें क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए? आय विधि में किन सावधानियों का ध्यान ठीक है, हाँ पीडीएफ से ही कराएंगे, कोई चिंता नहीं। आय विधि में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका भी समय बचेगा और जितनी जल्दी चीज़ों को समअप करेंगे उतना, हम तो कहाँ कहाँ ही आपको मना कर रहे हैं, आप अपने डाउट वगैरह पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, समअप करेंगे अपनी चीज़ों को। ठीक है, आय विधि में किन सावधानियों को बरतना चाहिए, पहला देखेंगे, और आपके पास एक प्रॉपर नोट्स भी आ जाएगा ना कि भाई एक तो क्या है कि जो आय वितरण है, आय वितरण विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना में, राष्ट्रीय आय की गणना में क्या है, निम्नलिखित प्रकार की सावधानियों को देखना चाहिए। क्या रिपीट करना चाहिए? ठीक है, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि भाई आय वितरण विधि है, आय विधि है, आय विधि से हम क्या कर रहे हैं, आय विधि से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। एक हमने उत्पाद विधि से करी थी, एक आय से, एक खर्चे वाले से करेंगे। ठीक है, अब आय विधि के अंदर क्या है कि हमने टोटल इनकम को जोड़ लिया, जितनी भी प्रोडक्शन इकाइयां उनके पास पहुंचे, हमने कहा कि आपने अपने लेबर्स को कितनी इनकम दी है, या सभी लेबर्स के पास पहुंचे आपको कितनी इनकम मिली है ना, तो उसको जोड़ लिया, वो राष्ट्रीय आय निकल गई हमारी। यहाँ पर हम या तो सभी उत्पादक साधनों के पास पहुंच गए, इसमें क्या है, इसमें 4 चरण है, क्योंकि ऑप्शनल पढ़ रहे हो ना, ऐसे चरणों की बात नहीं होती, जब आप इकोनॉमी एज अ जनरल पढ़ते हो तब नहीं होते। सबसे पहले यहाँ क्या किया, मूल्य विधि के सभी उत्पादक इकाइयों को प्राइमरी, सेकेंडरी, खेती बाड़ी, उद्योग और सर्विस तीनों में डिवाइड कर लिया पहले चरण में। अब दूसरे में क्या किया कि भाई जो प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में कई सारे क्षेत्र हैं, उनको वहां से पता कर लिया कि भाई आपने कर्मचारियों को, जैसे मान लिया गुब्बारे का कोई इंडस्ट्री है, मान लिया कोई ऑटोमोबाइल का है, वहां जाकर के कि भैया आपने कितने कितने साधनों से प्रोडक्शन होता है, 4, या तो भूमि के बदले किराया या लगान आदि देंगे आप, या फिर पूंजी के बदले ब्याज आदि देंगे, है ना, या फिर लाभ लेंगे, है ना, या फिर जो है श्रमिक के बदले पारितोषिक देंगे, परिश्रमिक देंगे। इन चारों को पूछ लिया जा करके कि क्या क्या दिया है आपने, उन्होंने बताया 1000 रुपया दे, क्योंकि जो लगान है वो किसी भूमि मालिक की आय है, ध्यान देंगे इस बात पे। जो लाभ है वो किसी पूंजी मालिक का लाभ है ना, उसका तो काम ही यही है ब्याज पे पैसे देने का। ठीक है जी, उसका काम ही यही है ब्याज पे पैसे देने का, अतः यहाँ पर ब्याज पे पैसा देना यानी कि उसका धंधा ही यही है, तो उसकी इनकम वहीं से आएगी। तीसरा है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसकी मिक्स्ड इनकम,
यहाँ पर थर्ड चरण में क्या होगा कि सारे औद्योगिक क्षेत्रकों के जो भी फैक्टर भुगतान है उनका योग कर लिया जाए। और एक चरण और है, चौथा चरण। चौथे चरण में क्या कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर हम चौथे चरण में साधन लागत पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जितना हमें विदेशों से, क्योंकि यहाँ पर हमने डोमेस्टिक है तो फॉरेन वाला नहीं जोड़ा है ना, हमने फॉरेन वाला नहीं जोड़ा यहाँ पे फॉरेन कंट्री से, तो हमने उसको भी जोड़ लिया, उसको भी यहाँ पर क्या कर लिया, जोड़ लिया, राइट। और उसको जोड़ते हुए हमने जो है यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट को निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। बात आई समझ में जी? अब आ गई बात समझ में? ओके। अब इसमें है कि किन सावधानियों को हमें देखना और बरतना चाहिए। ठीक है। आय वितरण विधि द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन में, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित सावधानियों को बरतना चाहिए। क्या सावधानी होनी चाहिए भाई? पहला कि जब आप कर्मचारियों का वेतन देखने जा रहे हो, कर्मचारियों के वेतन या पारिश्रमिक, कर्मचारियों के जो सैलरी है या वेतन है या उनका पारिश्रमिक है, परिश्रम के बदले जो मिला, का आकलन करने के लिए, का आकलन करने के लिए क्या सावधानी हो कि भाई जितने भी नगद यानी कैश में आ रहे हैं सभी नगद एवं वस्तु के रूप में, वस्तुओं के रूप में दिए गए हितलाभ, हितलाभों को भी शामिल किया जाना देखो क्या है इसमें, इसमें है कि भाई जब तुम किसी को वेतन दे रहे हो, एक तो हो गया कि उसे आपने अकाउंट में पैसा भेज दिया 10-20 हजार जो भी सैलरी थी उसकी, तो यहाँ सावधानी क्या बरती जाएगी कि मान लिया आपने, जैसे मान लिया हमारे यहाँ पर कोई खेती, हमारी खेती में क्या करते हैं कि नौकरी करते हैं, कुछ गांव के ही लोग आकर के नौकरी करना शुरू कर देते हैं, 10-12 हजार रुपया लेते हैं महीने का, पूरा दिन काम करते हैं। अब 10-12 हजार में क्या है कि कुछ पैसे तो वो नगद लेते हैं, अब उस नगद का कहाँ से बताएंगे हिसाब, तो नगद को भी ध्यान में रखो क्योंकि ये भी उनका एक प्रकार का हितलाभ हुआ है। और कुछ वो ले लेते हैं वस्तु के रूप में, जैसे हमारे गेहूं हुए, चावल हुए, तो उन्होंने कहा भाई 1-1 क्विंटल मुझे गेहूं चावल भी दे दो, उसके पैसे में लगा लेना, तुम प्रत्येक दिन 1 लीटर दूध ले रहे हैं, तो इन हित लाभों की गणना भी की जानी चाहिए क्योंकि यह भी उनकी इनकम का ही पार्ट है। अगर हम इन हित लाभों की गणना नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं इनकम को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। हालांकि प्रैक्टिकली दिस इज वेरी टफ, ठीक है, दिस इज वेरी टफ टू कैलकुलेट। दूसरा कि भैया ब्याज का आकलन या ब्याज के आकलन में केवल उत्पादन के लिए
उत्पादन के लिए ऋणों पर, उत्पादन के लिए ऋणों पर ब्याज को जोड़ना होगा, ब्याज को जोड़ना होगा। कंजम्पशन यानी उपभोग ऋणों पर, उपभोग ऋणों पर ब्याज को जोड़ना होगा, उपभोग ऋणों पर। जो इंटरेस्ट ट्रांसफर है, ब्याज हस्तांतरण है, ब्याज हस्तांतरण है, ब्याज हस्तांतरण आय होने, आय होने के नाते इसे राष्ट्रीय आय का अंग नहीं माना जाएगा, राष्ट्रीय आय का अंग नहीं माना जाएगा। थर्ड नंबर देखेंगे कि जितने भी गिफ्ट मिलेंगे, किसी को उपहार मिलेंगे, दान दक्षिणा मिलेगी, धर्म के नाम पर कुछ मिल जाएगा, धर्मार्थ, लॉटरी के इनाम, लॉटरी के इनाम आदि को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। ये कोई कह देगी तो हमारी इनकम है, ये हमें कहीं से गिफ्ट मिला, अरे गिफ्ट मिला, तुमने उसके बदले क्या किया? इनकम तो तब हुई जब तुम भी उसके बदले में कुछ कर रहे हो, कोई उत्पादक गतिविधि तुमने करी हो उसके बदले। और अगर करी है तो इसको मॉनेटरी, इसका कहाँ आकलन हुआ? इसको आप मौद्रिक इसका आकलन कराइए। तो ये इनाम आदि को भी को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि ये सब क्या हो गए, ये सब यहाँ पर इसकी सावधानी हो गई। हमें जब हम राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि वी विल नोट इन दी कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, हमें इन चीजों को नेशनल इनकम में नहीं ऐड करना है। ये चीज हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। व्यय विधि, व्यय विधि तीसरी है ये खर्च विधि। कई जगह पर आप इसे निवेश विधि के नाम से भी देखेंगे। यानी जो तीसरी होगी वो होगी एक्सपेंडिचर मेथड या इन्वेस्टमेंट मेथड। यानी टोटल खर्चों को जोड़ दो आप तो यहां पर कैलकुलेट हो जाएगी। व्यय विधि की सहायता से, व्यय विधि की सहायता से राष्ट्रीय आय की गणना एवं गणना कर सकते हैं, लिख दो आप, है ना, गणना कर सकते हैं। अंतिम वस्तुओं
पर किया गया खर्च। मान लिया हमने फाइनली एक मोबाइल खरीदा, तो हम इसे एज अ एक्सपेंडिचर गिनेंगे अपना, कि भाई दिस इज माई एक्सपेंडिचर ऑफ दिस मंथ, आई एम एक्सपेंडिंग 50,000 फॉर अ मोबाइल। तो ये क्या हुआ, मेरा मेरा खर्चा हुआ। इफ आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ एनी छोटा मोटा सा काम, तो मैं क्या गिनूंगी उसे, मैं गिनूंगी कि भैया ये मैंने क्या किया है, ये मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो दिस इज माई इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे पर्पजेस को, ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, काउंट किया करते हैं। ठीक है जी, क्या किया करते हैं, काउंट किया करते हैं। अंतिम वस्तुओं पर किया गया खर्च, और अंतिम वस्तुएं क्या हुई, इसको भी डिफाइन कर लें, हालांकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अंतिम वस्तुएं लिख लें कि अंतिम वस्तुएं, वस्तुएं जिसको उपभोक्ता यूज करता है ना। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी मांग, उपभोग एवं निवेश हेतु की जाती है। की जाती है, ठीक है, डन। आ रही बात समझ में। फाइनल गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स वी आर कंज्यूमिंग, विच द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग, दीज आर नोन एज फाइनल गुड्स। मोबाइल, फाइनली वी आर यूजिंग इट। चश्मा we are using, but there are so many mediatory goods also, like as lens, plastic frame. We are not directly, we cannot directly use, मैं लेंस लगा घूमूं वो वाला नहीं, ऐसे लेके हाथ में, तो डायरेक्टली वी कैन नॉट यूज दीज, राइट। इनको गिना जाएगा क्योंकि इन्हीं पे हम खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि इसके अंदर जो फर्स्ट फेज होगा, प्रथम जो स्टेज होगा इसका, प्रथम चरण, प्रथम चरण, अर्थव्यवस्था के सभी अर्थव्यवस्था के सभी घटक समूहों द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी घटक समूहों द्वारा जो फाइनल प्रोडक्ट होंगे, अंतिम 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 उत्पादों या प्रोडक्ट्स, स्पीड ठीक है ना, अंतिम उत्पादों या पीडीएफ में ये हो जाएगा कि समझाने का अधिक रहेगा जोर, अभी लिखने का भी रहता है और सेंटेंस मेकिंग करनी पड़ती है ना। फाइनल प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स पर किए गए खर्च का अलग अलग अनुमान लगाया जाता है। कैसे एस्टिमेट करेंगे यहाँ पर, एक तो हो गया जी जो पर्सनल हम लोग निजी अंतिम उपभोग व्यय कर रहे हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय। एक हो गया जो पब्लिकली हो रहा है, सार्वजनिक सार्वजनिक
अंतिम उपभोग व्यय। तीसरा आप देखेंगे सकल निवेश व्यय। ठीक है, ओके। ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं किसके अंदर, जहां पर हम अलग अलग खर्चों का एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ये बात आ गई बच्चों समझ में? चलो फिर इसका सेकंड चरण देखेंगे। इसका सेकंड चरण, द्वितीय चरण देखें। सेकंड फेज, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में क्या है, हैंड रिटन पीडीएफ मिल रही है आपको? वो भी बताएं एक बार, हैंड रिटन का मैसेज करें। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में अचल पूंजी। देखो बच्चों, दो प्रकार की पूंजी मैंने आपको बताई थी पहले दिन। मैंने कहा था एक होती है जो आपकी कार्य करने की अवधि के दौरान ही खत्म हो जाती है, यानी जब आप बना रहे हो यहाँ पर किन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस समय ही आपकी क्या हो जाती है, पूंजी खत्म हो जाती है। जैसे कच्चा माल लाने में लगाए गए पैसे, है ना, ओके, खत्म हो गए, फिर अगले प्रोडक्शन के लिए आगे पैसे खर्चने पड़ेंगे। मान लिया कि आपका स्टाफ है, आपने उसे सैलरी बांट दी, अगले महीने दूसरी सैलरी लेनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। मान लिया आप के स्टाफ को आपने चाय समोसे खिला दिए, हो सकता है अगले महीने दूसरे चाय समोसे खिलाने पड़े। ये तो हो गई चल पूंजी। अचल पूंजी क्या है, दिस इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। आपने 1 साल मशीन खरीदी, अब उसी मशीन से आपका 2-4 साल काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो अचल पूंजी है, अचल पूंजी का जो उपभोग होगा, ठीक है जी, अचल पूंजी का जो उपभोग होगा, अचल पूंजी उपभोग, अचल पूंजी समझे फिक्स्ड कैपिटल कंजम्पशन। भाई इसमें भी मूल्य ह्रास तो निकलेगा ही ना। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल उपभोग यानी जितनी आपने कंज्यूम करी है ये मशीन, इसका मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास दैट मीन्स डेप्रिसिएशन ऑफ द, किसी भी वस्तु का डेप्रिसिएशन होना, यानी घिसावट आप इसे कह सकते हैं। when you are consuming something, if you are consuming this mic, for example, the cost of this mic was 10,000 in starting when I purchased, but nowadays it is 2 years old, so I will say कि the value of this mic is depreciate around 3,000. So the original value of this mic right now 7,000, right, क्योंकि आई एम यूजिंग इट, आई एम कंज्यूमिंग इट, राइट। तो इसका जो मूल्य ह्रास होगा, उस मूल्य ह्रास और जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आए और निवल अप्रत्यक्ष कर और निवल अप्रत्यक्ष कर यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाकर, फैक्टर कॉस्ट पर को घटाकर साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, दैट मीन्स नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आंकड़े प्राप्त होते हैं, राइट।
नेक्स्ट, ये लिख लीजिए अच्छे से, लिख लेंगे इसको। थर्ड फेज देखेंगे इसमें, तृतीय चरण, तृतीय चरण, थर्ड फेज। साधन लागत पर, साधन लागत पर जो फैक्टर कॉस्ट है ना, फैक्टर कॉस्ट पर निवल घरेलू उत्पाद, बच्चे ये पता है आपको, आपकी क्लासेस आई थिंक मंडे टू फ्राइडे होती हैं, ठीक है। कल पीडीएफ वगैरह भी बना लेंगे, फिर आगे की जर्नी को अपना शुरू करते हैं। साधन लागत पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विदेशों में विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय, निवल साधन आय जोड़ा जाता है। ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, इन सावधानियों, इन प्रिकॉशंस को भी देख लेते हैं। इनमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इनको थोड़ा सा देखेंगे कि भाई जब हम खर्च विधि देख रहे हैं, व्यय विधि देख रहे हैं, तो व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात कि गणना में निम्नलिखित बातों का, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो क्या करनी है कि मान लिया आप यहाँ पर दोहरी गणना से बचें। दोहरी गणना यानी मध्यवर्ती को भी गिन लिया, फाइनल को भी गिन लिया। दोहरी गणना से बचने के लिए, दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती प्रोडक्ट, मध्यवर्ती उत्पादों, मध्यवर्ती उत्पादों जी, दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती उत्पादों को हम नहीं गिनेंगे। इसे गिनेंगे तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। पहले सारे मध्यवर्ती गिन लिए, बहुत खुशी मिली, 1000 करोड़ रुपए उसके बन गए। फिर सारे फाइनल गिन लिए, 4000 करोड़ उसके बने, बहुत खुश हुए, अरे वाह 5000 करोड़। पर गलत है, दिस इज द रिपीटेशन, राइट। तो हमें इससे बचना है ना। मध्यवर्ती उत्पादों, मध्यवर्ती उत्पादों पर किए गए खर्च, पर किए गए खर्च को नहीं जोड़ना है भैया जी, नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, इसको हम नहीं जोड़ेंगे। दूसरी बात है, जितना भी हम उपहार में, दान में, छात्रवृत्ति में, छात्रवृत्ति में किए गए हमारे जो खर्चे हैं, किए गए खर्च, या इसे हम भुगतान स्थानांतरण के नाम से भी जानते हैं, इसे हम ट्रांसफर पेमेंट के नाम से भी जानते हैं। भुगतान हस्तांतरण, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट। आप समझते होंगे ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, मैं बता देती हूँ। इफ यू आर नॉट डूइंग अगेंस्ट द सैलरी, सो यू आर गेटिंग द ट्रांसफर पेमेंट। अगर आप जो सैलरी आपको मिल रही है, आप उसके लिए कुछ कर्म कर रहे होंगे ना,
कुछ बना रहे होंगे, मान लिया आप कहीं पे जो है शीशा बनाने वाली कंपनी में हो, तो यू आर गिविंग योर सर्विसेज, वो आपकी उन सेवाओं के बदले कुछ वस्तुएं बन रही हैं। अब आप वहाँ पर खड़े खड़े रहें दिन भर और आप कहेंगे मुझे सैलरी दे दो, यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर सैलरी। ठीक है, आप खड़े हैं, यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, आप कुछ योगदान तो कर नहीं रहे देश के भविष्य में, आर्थिक विकास में, तो क्यों मिले भैया तुम्हें पैसा है। तो जब आपको उपहार मिलता है, दान मिलता है, बट ये तो वन वे हुआ ना, आपने तो कुछ दिया ही नहीं। होना क्या चाहिए, आप कुछ दो फिर वो कुछ दे। आप नौकरी करो, अपनी सेवाएं दो, अपना वस्तु बनाओ, जो भी वट एवर यू आर डूइंग, और उसके बदल आपको भी कुछ मिले। ठीक है, उसके बदल आपको भी कुछ मिले। तो यहाँ पर खर्च या भुगतान या जो हस्तांतरण हुआ है ना, हस्तांतरण या भुगतान, हस्तांतरण यानी ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट को नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। जब आप पुरानी चीज़ों को परचेज कर रहे हो, पुरानी चीज़ें या आइटम्स को की खरीदारी भी, खरीदारी में किया गया खर्च भी इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये भी इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। और छठे नंबर पर बॉन्ड एवं कंपनियों के शेयर आदि की खरीद। अब भाई तुम उसके बदले कुछ ले रहे हो, है ना, खरीद। बॉन्ड एवं कंपनी शेयर आप क्यों ले रहे हो, आप कुछ फायदा ले रहे हो उससे, है ना, है तो ये लाभ। परंतु आपने यदि कुछ खरीदा तो आदि की खरीद पर जो खर्च आप कर रहे हैं वो भी नहीं जोड़ा जाएगा, पर किया गया खर्च राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये थैंक यू सोनी जी। दरअसल क्या है कि जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम बहुत चीज़ों को बहुत ही आराम से, मतलब बहुत ही हल्की हल्की ऊपर से पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो दिस इज फॉर द ऑप्शनल। ये चैप्टर तो फिर भी बहुत ईजी है ना। आगे हम और गंभीर मुद्दों पे चर्चा करेंगे। जहाँ आपको परेशानी हो आप बताना, पूरी कोशिश रहेगी समझाने की। क्योंकि ये लिखिए आगे, क्योंकि ये क्या है, ये तो वित्तीय आदान प्रदान है भाई, फाइनेंशियल देना लेना है, इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि ये क्या है, वित्तीय आदान प्रदान है। ठीक, अब यहां पर हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय आय मापन में चुनौतियां। हम बात कर रहे हैं विशेष तौर पर भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है जी, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जी यहाँ पर भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। बच्चे पहली दिक्कत तो आएगी कि जब हम किसी के साथ में लेन देन करते हैं तो भारत में हम उसको मोनेटाइज नहीं करते। गांव वगैरह में खूब चल रहा है अनाज का लेन देन, इसका उसका, तो हम उसको कहीं पर मौद्रीकृत नहीं करा रहे, हम उसकी वैल्यू भी नहीं जानते क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि भैया सबसे पहला जो दोष है वो है लेन देन
का गैर मौद्रीकरण, क्या कह देंगे आप इसे, नॉन मोनिटाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, है ना, लेन देन माने ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, खूब नॉन मोनेटाइजेशन है, मतलब वो है, इसको इसको कहीं पर हम जो है मौद्रिक रूप से नहीं बताते। स्पेशली गांव वगैरह के अंदर आप देखेंगे, यहाँ अनाज से वो ले लिया, उसने अनाज से ये ले लिया, उसने अनाज जाके अपने घर में खा लिया। देयर आर नो एविडेंस कि ये उसकी इनकम थी। मान ली सब्जी बेचने वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला आता है, घर घर सामने हमारे भी आता है, तो हम क्या करते हैं उसको, हम उसको जो है मान लिया अब तो जो है पैसे देने लगे, पैसे दे दिए, या कुछ लोग अनाज दे दे, मान लिया हमने भी अनाज दे दिया, उस अनाज को उसने क्या किया, सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले गया। वो सब्जी हमने खा ली, ना हमने सरकार को बताया कि हमने ये करा, और ना उस आदमी ने, सब्जी बेचने वाले ने बताया। तो दिस इज द नॉन मोनेटाइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ लेन देनों का हुआ ही नहीं, और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, रूरल इकोनॉमी इसी में बसी पड़ी है। ठीक है जी, स्पेशली कहाँ पर मैं कह रही हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की आधी अर्थव्यवस्था इसी में चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर ये चलते ही रहता है। दूसरा देखेंगे, दूसरी क्या चुनौती आती है, यहाँ पर आ जाएगी भाई, घरेलू छोटे उत्पादक आदि से संबंधित, आंकड़े ही नहीं मिलते यहाँ पे, पता ही कुछ नहीं है किसी को, आंकड़ों की अनअवेलेबिलिटी है, आंकड़ों की अनुपलब्धता, ये भी एक घनघोर टाइप का समस्या है। ठीक है, अनुपलब्धता, अनुपलब्धता, ठीक है जी, यानी कि अवेलेबिलिटी नहीं है भाई। किसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, कि तुमने कितने का बनाया, क्या बनाया। ठीक है, मंडे चलेगा क्लास, अब तो मैं अभी बता देती हूँ, मैंने किसी को ये किया हुआ है मैसेज, रिप्लाई आएगा अभी बताती हूँ सोनी आपको। ठीक है, अभी बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर नॉन अवेलेबिलिटी है। मान लिया आप कोई छोटा मोटा कोई कारखाना चला रहे हो, इसमें क्या किया, कितने का बनाया, कितना खर्चा हुआ, कितनी आय बनी, नॉन अवेलेबिलिटी, कोई आंकड़ा ही नहीं मिल रहा है। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे असूचित, असूचित अवैध आय, इलीगल टाइप की इनकम है, उसे तो कहीं रजिस्टर्ड नहीं करा पा रहे, यानी अनरिपोर्टेड, अनरिपोर्टेड इलीगल इनकम। भारत के संदर्भ में विशेष तौर पर कई लोग हैं जो तमाम तरीके के गलत काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, है ना, वो चीज़ यहाँ पर जो है बहुत ही बुरी है। और आप देख लेंगे निरंतर, निरंतर विकसित होते सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र से संबंधित आंकड़े, ऐसे ऐसे सर्विस सेक्टर चल रहे हैं, मान लिया कोई घर में ही छोटा मोटा इंडस्ट्री लगा के अचार बेच के कुछ भी कर रहा है, तो वहां से संबंधित आंकड़ों की अनुपलब्धता भी हमें ये सोचने पर विवश करती है कि भैया हमारे देश की कितनी क्या यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था है या नहीं है। ठीक है जी, ये सारी बातें हैं, एक बार लिख लेंगे सभी। ठीक है।
मंडे में पीडीएफ से प्रियंका, नो वरी। अच्छा मुझे सोनी एक मैसेज आया आपके लिए, देखो क्या है कि आपका इशू है कि भाई सिंगल भर दिया आपने, ठीक है, तो जैसे मान लिया कोई सेपरेट हो जाता है तो वो सिंगल ही काउंट होता है, ठीक है। मतलब एक श्रेणी और आती है डाइवोर्सी की, तो उसमें शायद से थोड़ा बहुत कट ऑफ वगैरह का मसला रहता है, बट उन्होंने मुझे बताया है कि संशोधन की तिथि भी आई होगी। देखो नोटिफिकेशन में कहीं संशोधन की तिथि है क्या, तो कह रहे हैं अभी फॉर्म भरे ही जा रहे हैं, तो आई थिंक संशोधन की तिथि भी आएगी और संशोधित कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अदरवाइज यू आर सिंगल, नो वरी, ठीक है। इफ मतलब आपने भर दिया है और मान लिया हो ही चुका है सेपरेशन एंड ऑल, तो इट्स ओके, इट विल बी फाइन, नो वरी, राइट। आगे बात समझ में, मंडे को हम पीडीएफ से पढ़ेंगे आगे की बातों को, ठीक है बच्चे। तो चलिए, आप सभी साथियों का बड़ा शुक्रिया। 2 क्वेश्चन लिख लो इसमें कि क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको 250 शब्दों में क्वेश्चन 150 में और 50 में पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक क्वेश्चन बन सकता है। आप देखना, आप लिख सकते हो क्या, राष्ट्रीय आय का क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, राष्ट्रीय आय आप कहेंगे किसको, ठीक है जी। राष्ट्रीय आय का क्या अभिप्राय है, राष्ट्रीय आय मापन हेतु, राष्ट्रीय आय मापन हेतु विभिन्न विधियों का विश्लेषण करें। मेंस के लिए है, प्री में तो एमसीक्यू बनता है, प्री का भी थोड़ा दिखा दूंगी मैं आपको। अगर मैं कहूं कि इसे आपको 250 शब्दों में लिखना है, लिख दोगे, ठीक है। दूसरा सवाल, राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल समस्याएं क्या आती हैं, क्या आती हैं, क्या राष्ट्रीय आय राष्ट्र के आर्थिक कल्याण, राष्ट्र के आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर का समुचित मापक है। मतलब कैन वी लाइक मेजर बाय नेशनल इनकम, ठीक है, क्या हम, ठीक है, समुचित मापक है, ठीक है। देखो अगर ओटीआर में वो हो रहा है बच्चे करेक्शन, तो आप कर दो अपना, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो जो सेपरेटेड है उन्हें भी सिंगल ही तो माना जाएगा, एकल ही तो होंगे, ठीक है। आप कर ही दो, जो स्टेटस है उसको कर दो, ठीक है, क्योंकि मान लिया आपका लीगल होगा ये, तो फिर कल को आप कोर्ट में उसका वो ले जा सकते हो ना, अगर लीगल है। अगर आप म्यूचुअली अलग हो गए हो तो अलग बात है, अगर लीगल है तो उसे कर दो, बदल दो, करेक्ट कर दो, ठीक है। डर वर मत करिए, डर वर कुछ नहीं होता है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, आप कर दो उसे, एडिट कर दो, उन्होंने यही बताया, ठीक है बच्चे। ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए, इनमें मे भी आपको आनंद महसूस होगा कि भाई हम ये क्वेश्चन बना पा रहे हैं, है ना, हम ये क्वेश्चन बना पा रहे हैं, आपको आनंद की अनुभूति होगी। अगर आपको एक क्लास करके अगर ये चीज़ समझ में आई है कि भाई हमें कैसे क्वेश्चन लिखने हैं, तो फिर आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अच्छा इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, तो चलिए बच्चों, मंडे मिलते हैं। आप सभी से मैं यही उम्मीद करूंगी कि आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अब हम मंडे को क्लास करेंगे नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत धन्यवाद, सेकेंड यूनिट ही करेंगे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, नमस्कार।